अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी एक्सपर्ट्स की जानिब से मैं हूं मोहम्मद नमान और आज हमारा पीएचपी का फोर्थ लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लूप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ प्री डिफाइंड जो फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस होते हैं पीएचपी के उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम पीएचपी को वाइंड अप करेंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर लूप है वो पीएचपी में क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो लॉजिकली यूज़ होती है तो इसलिए हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे और उसकी मैं आपको कंप्लीट सिंटैक्स प्लस उसकी डिटेल्स और उसका यूज़ बताऊंगा। लेकिन वाइल और डू वाइल लूप जो है एज सच पीएचपी में यूज़ नहीं होती, माइस्क्वेल में आगे जाके यूज़ होती है। लेकिन उसके लिए आपको जस्ट उसका सिंटैक्स जानना ज़रूरी है, उसके अलावा आपको कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह इसलिए मैं जो है वाइल और डू वाइल इन दो लूप्स के जो है जस्ट मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगा और उनका यूज़ बताऊंगा। इसके हम डिटेल में प्रोग्राम वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि इनका इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंटली यूज प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं आपके, वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं अपने फॉर लूप की तरफ व्यूअर्स। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर लूप जो है, सबसे पहले आपको उसका सिंटैक्स बता दूं कि जो फॉर लूप है उसका सिंटैक्स ये है कि फॉर, और ये बात याद रखिएगा कि पीएचपी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये जो फॉर है ये एफ ओ आर छोटा ही होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए, तो ये वर्क नहीं करेगा। अब फॉर लूप में 3 चीज़ें आती हैं जिसको लेट्स से कि मैं कहता हूँ एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। देखिए व्यूअर्स, ये 3 एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन है उसके साथ मैंने सेमी कॉलन लगाया, लेकिन थर्ड एक्सप्रेशन के साथ नहीं। ये तो इसका लिखने का तरीका है। ये फॉर का सिंटैक्स है और ये उसके नीचे बॉडी आ गई, बॉडी ऑफ लूप। तो व्यूअर्स, ये तो सिंटैक्स है फॉर लूप का, एक जनरल सिंटैक्स। तो इसको आप सबसे पहले आपको ये सिंटैक्स आना चाहिए कि सिंटैक्स किस तरह फॉर लूप को लिखा किस तरह जाता है। तो ये हमने फॉर लूप को लिखना सीख लिया। तो अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्सप्रेशन 1 क्या चीज़ है और उसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन 2 में क्या और एक्सप्रेशन 3 में क्या। तो व्यूअर्स, फॉर लूप जो है आपकी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी इनिशियलाइजेशन, एंड उसके बाद जो आपकी सेकंड चीज़ आती है वो होती है आपकी कंडीशन, और थर्ड चीज़ जो आपकी होती है वो होती है आपकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। कंडीशंस वगैरह तो हम अभी पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स वगैरह हमने पढ़े हैं, वही कंडीशंस होती हैं, वो आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। पहले बता दूं आपको इंक्रीमेंट क्या होता है। व्यूअर्स देखें, अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1, तो ये हमने इनिशलाइज कराई है 1 से, ठीक है। हम इसमें अगर +1 करते हैं और ये वैल्यू 2 बन जाती है, तो ये क्या हुआ है, +1 का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये 2 बना है। अब 2 में अगर हम फिर +1 करते हैं तो ये 3 बन जाता है। तो अब क्या हुआ है, 2 में 1 प्लस हुआ है, क्या मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये 3 बन गया। इसी तरह ये तो इंक्रीमेंट है। एंड इसी तरह अगर हम डिक्रीमेंट पे जाएं तो हम लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू है 2 और हमने -1 किया और आंसर 1 आया है, तो ये -1 क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो भी पहले आपको बता दूं कि इसको लिखते कैसे हैं कि अगर हमने एक नंबर का जस्ट 1 का इंक्रीमेंट करना हो तो हम वेरिएबल लिखते हैं और इसके साथ प्लस प्लस लगा देते हैं लूप में। इससे क्या होता है कि आपका जो है 1 नंबर, प्लस प्लस का मतलब होता है कि +1 का इंक्रीमेंट। ये ऑटोमेटिकली पीएचपी को पता है, प्री डिफाइंड है ये, कि अगर प्लस प्लस लिखा जाए किसी वेरिएबल के साथ तो उस वेरिएबल में आपने एक नंबर का इंक्रीमेंट करना है। और अगर आप एक नंबर से ज़्यादा इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, मीन्स कि आप चाहते हो कि 2 नंबर का इंक्रीमेंट हो, मतलब 2 में 2 प्लस होता रहे बार बार, 2 + 2 4 हो, फिर 4 में 2 प्लस हो तो ये 6 बनेगा, इस तरह। तो ये 2 नंबर्स का जो इंक्रीमेंट है, फिर इसके लिए आप यूज़ करते हो अपना वेरिएबल। और उसके बाद इसके 2 तरीके हैं। एक तो इसका ये तरीका है कि आप इसको इस तरह लिखें $i = $i+2। इसमें क्या होगा कि $i में जो वैल्यू पड़ी होगी, फॉर लेट सपोज कि $i में वैल्यू 2 पड़ी है, तो ये आगे $i फिर रिपीट होगा तो 2 और +2, तो ये देखें आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो अब ये जो 4 है ये आपका इस $i में चला जाएगा, क्योंकि वो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आपका इसमें जैसे जाएगा तो इस $i में वैल्यू 4 हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, एक या 2 वैल्यूज़ या इससे 2 से भी ज़्यादा मल्टीपल, जिसको आप कुछ भी कर सकते हो, बेशक 10 करो या जो मर्जी करो। एक तो ये तरीका है। इसका सेकंड तरीका ये होता है, आप इसी एक्सप्रेशन को दूसरी तरह लिख सकते हो, मतलब शॉर्टकट फॉर्म में। मतलब उसका यही होता है, लेकिन इसको शॉर्टकट फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हो कि देखो आप $i+, ये जो $i है ये इधर इक्वल टू के बाद अगेन रिपीट हो रहा है, तो आप $i+2 के बजाय आप लिख सकते हो $i+=2। इस $i+, ये जो प्लस इक्वल जो ऑपरेटर है, इसका ये मतलब है कि अब
ये जो आपने फॉर्म लिखी है इसका बेसिकली मतलब है कि आप इस तरह लिखो कि डॉलर आई को आप रिपीट करो। अब अगर आप इधर लेट से आप चाहते हो कि यहाँ से माइनस हो, मतलब आप चाहते हो कि डॉलर आई इक्वल टू डॉलर आई माइनस टू हो जाए, तो आप इधर लिखोगे डॉलर आई माइनस इक्वल टू। तो ये जो माइनस का साइन है ये इसके साथ आ जाता है। और व्यूअर्स ये हम माइनस पहले क्यों लगाते हैं, मीन्स के जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो पहले क्यों लगाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो व्यूअर्स इसकी रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ ऐसे नहीं करते, हम इसको इस माइनस को बाद में लगाते हैं और इक्वल टू को पहले लगाते हैं, तो देखें ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस तरह तो डॉलर आई की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी। तो ये माइनस टू इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से डॉलर आई के बीच में चला जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने ये इस डॉलर आई में जो भी वैल्यू पड़ी है, लेट सपोज के भी इस डॉलर आई में वैल्यू 3 पड़ी है, तो हमने इस ऑपरेटर की मदद से इसमें से वैल्यू निकालनी है, उसको माइनस करना है इस ऑपरेटर के मुताबिक। तो इसलिए हम लिखेंगे माइनस इक्वल टू, और जब माइनस इक्वल टू लिखेंगे इसका ये मतलब हो जाएगा, इसी सिंटैक्स को अगर हम दूसरी तरह एक्सप्लेन करके लिखें तो ये लिखा होगा डॉलर आई इक्वल टू डॉलर आई माइनस टू। और डॉलर आई में अगर वैल्यू आपकी लेट सपोज कि डॉलर आई में आपकी वैल्यू 3 पड़ी है, इक्वल टू करते हैं आप, तो ये फिर डॉलर आई है, तो डॉलर आई की वही अगेन वैल्यू 3 माइनस टू, तो आंसर क्या आया 1। तो डॉलर आई में वैल्यू चली जाएगी 1, क्या हुआ 3 में से माइनस टू का डिक्रीमेंट हो गया। तो सेम इसी तरह ये एक्सप्रेशन शॉर्टकट है और मैं यही यूज़ करूँगा, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ इसके फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। तो ये जो इनिशियलाइजेशन है ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और इसके ऊपर जो काम करेंगे हम उसमें हम देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है। तो व्यूअर्स देखें, हम जब किसी चीज़ को कहीं से स्टार्ट कराते हैं, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि डॉलर आई इक्वल टू 1, तो मैंने क्या किया डॉलर आई में 1 वैल्यू डाल दी। तो ये मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया। तो इनिशियलाइजेशन में आप लिखते हैं कि आपका वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हो, मीन्स उसमें जो फर्स्ट वैल्यू जाए वो कौन सी जाए। तो लेट्स से कि मैं 1 लिखता हूँ। ओके तो सेकंड होती है आपकी कंडीशन, क्योंकि ये लूप है, लूप का मतलब होता है रेपिटेशन। ये भी आपको बता दूं कि जो लूप है इसका मतलब होता है रेपिटेशन। रेपिटेशन होता है लूप का मतलब, तो इस लूप ने रिपीट होना है, तो कोई कंडीशन होनी चाहिए ना जब तक ये रिपीट हो, क्योंकि अगर आप कंडीशन नहीं लगाएंगे तो आपकी फॉर लूप वर्क नहीं करती। क्योंकि फॉर लूप जो आपकी डिपेंड करती है वो इन्हीं 3 फैक्टर्स पे करती है, जिसमें आपका जो फर्स्ट आता है वो आता है ये मैं अगर आपको एक्सप्लेन करके लिखूं, जो फर्स्ट है आपका, मैंने वही आपको बताया इनिशियलाइजेशन है ये। और ये जो आपका हमने जो लिखा डॉलर आई इक्वल टू 1, ये हमने क्या किया कि डॉलर आई को इनिशियलाइज किया। इसके बाद जो सेकंड आपकी आती है कंडीशन आती है कि लेट्स से डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ये हमने क्या किया, ये इस वैल्यू पे कंडीशन लगाई कि डॉलर आई 1 से स्टार्ट होगा एंड 10 तक जाएगा। और ये 10 तक क्यों जाएगा ये भी आपको बताता हूँ, लूप आइट्रेट करके हम इसको देखते हैं। इसको हम कहते हैं कंडीशन। और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे कि किस स्पीड से जाएगा, मीन्स के डॉलर आई 1 है, अब 1 से लेकर 10 तक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाएगा, या 1 4 6 8 इस तरह जाएगा, या 1 2 6 8 इस तरह जाएगा, या 3 5 7 9 इस तरह जाएगा। किस हिसाब से इसने जाना है, किस इंक्रीमेंट से जाना है या डिक्रीमेंट से जाना है, वो चीज़ हम इधर लिखते हैं। तो फिलहाल तो हम 1 से लेकर 10 तक जाना चाहते हैं, तो हम इधर इंक्रीमेंट लगाते हैं डॉलर आई प्लस प्लस, मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाए। तो ये आपका क्या लगा, ये आपकी इंक्रीमेंट हो गई। तो व्यूअर्स ये तो 3 सिंटैक्स में इसकी चीज़ें फॉलो होती हैं फॉर लूप में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशन क्या है। तो इनिशियलाइजेशन आपको समझ आ गई, इसके बाद हम कंडीशन के ऊपर आते हैं। तो देखें डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ये डॉलर आई 1 है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स और इसका पर्पज़ और ये जो इसका यूज़ है फॉर लूप का, फॉर लूप की वर्किंग जो है वो कुछ इस तरह है कि आपने जहाँ से वैल्यू इनिशियलाइज कराई है वो वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ जाएगी, मीन्स के अभी आपकी वैल्यू डॉलर आई इक्वल टू 1 है। डॉलर आई आपने एक वेरिएबल लिया है और उसमें वैल्यू आपने 1 डाल दी, ठीक है। अच्छा अब ये 1 डाली है, 1 डाल के ये आगे जाएगा इधर से नेक्स्ट इस पे, और इस पे जाके ये चेक करेगा कि वाकई ही क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इस वक्त डॉलर आई में वैल्यू क्या पड़ी है, 1 पड़ी है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। व्यूअर्स एक और बात याद रखिएगा, ये 2 ऑपरेटर हैं, दोनों में से कोई एक भी ऑपरेटर ट्रू होगा तो आपकी कंडीशन टर्मिनेट नहीं करेगी, मीन्स के फॉल्स नहीं होगी। लेट्स से कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि 10
अब 10 लेस देन तो नहीं है 10 से, लेकिन ये कंडीशन अभी तक फॉल्स इसलिए नहीं होगी क्योंकि 10 इक्वल टू 10 जरूर है। लेकिन अब जब अगर आप इधर 11 लिख देते हैं तो ये दोनों ऑपरेटर्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे, तब कंडीशन फॉल्स होगी। मीन्स के अगर आप किसी भी इस कंडीशन को फॉल्स करना चाहते हैं तो आपको दोनों ऑपरेटर्स का फॉल्स होना जरूरी है। तो इसलिए अब हम लिखते हैं डॉलर आई। ये हमने लिखा डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू 10। डॉलर आई में जो भी वैल्यू है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ 1 पड़ी है, तो ये 1 की कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। 1 जो है वो 10 से छोटा है। तो इसमें अब इक्वल टू वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 1 इक्वल तो नहीं है 10 के, लेकिन लेस देन है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये इसके बाद इस इंक्रीमेंट को लीव करते हुए वापस नीचे अपनी लूप में आता है बॉडी में। इसको बॉडी में जो चीज़ मिलती है वो काम करता है। अभी तो हमने यहाँ कोई फंक्शन नहीं लिखा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ जब फॉर लूप के ऊपर हम वर्किंग करेंगे, फिर इसके फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में। तो ये वर्किंग करके, वर्किंग जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये वापस बंद नहीं करेगा, ये यहाँ से जाएगा वापस आपके इस इंक्रीमेंट के पास। यहाँ से ये इंक्रीमेंट लेगा। डॉलर आई में इस वक्त वैल्यू पड़ी थी 1, अब जब 1 प्लस प्लस होगा तो डॉलर आई में जो वैल्यू हो जाएगी, डॉलर आई में आपकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ से इंक्रीमेंट लेके इस कंडीशन को स्किप करते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ वैल्यू 2 करेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 और नॉट। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये नीचे आएगा। इसी तरह से लूप आइटरेट करता हुआ आपका 10 तक जाएगा, और 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, एक कंडीशन ट्रू है तो 2 आके नीचे ये फिर प्रिंट करेगा, और जैसे ही कंडीशन 11 होगी तो आपके ये दोनों ऑपरेटर्स रॉन्ग हो जाएंगे। आपके ये जो बीच में दोनों ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो जैसे ही रॉन्ग होंगे तो आपकी लूप जो है टर्मिनेट कर जाएगी, और आपका प्रोग्राम ने जहां तक प्रिंटिंग की होगी वो चीज़ आपको शो करेगा। तो ये तो था व्यूअर्स फॉर लूप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बारे में कुछ डिटेल्स और वर्किंग। तो अब हम आते हैं अपने एक प्रोग्राम पे, हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करते हैं। तो मैं अपना एक HTML का फॉर्म बनाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको पता है कि PHP हमेशा हम HTML में एम्बेड ही करते हैं और उसी के साथ वर्किंग करते हैं। तो मैं एक अपना HTML का फॉर्म बनाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें मैं जो है एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, इंटर नंबर लेट से मैंने लिख दिया। एंड जो इंटर नंबर है इसके आके मैं एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू, इसको हम नाम कह लेते हैं, और बस इसको यहीं क्लोज करते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं, एक और चीज़ हमने एक बटन भी तो लेना है क्योंकि फॉर्म सबमिट करना है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू आपका सबमिट आ जाएगा, एंड नेम इसका हम कुछ भी रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम चलो इसको हम काउंट कह लेते हैं क्योंकि इस वक्त हम काउंटिंग करेंगे, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो इसकी मैं वैल्यू जो है वो रख लेता हूँ काउंट। ओके, तो ये तो हमारा HTML फॉर्म डिज़ाइन हो गया। तो इसको मैं सेव करता हूँ अपने रूट फोल्डर में, और हमारा PHP 1 का फोल्डर था, इसके बीच में मैं इसको for.php के नाम से सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये तो हमारा PHP का HTML फॉर्म था। अब हम PHP में आते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उसी तरह अपना बटन चेक करना है। तो इफ इसेट एंड इसेट, और ये आपका इफ का सिंटैक्स हो गया, और इसेट आपका एक होगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करते हुए हम काउंट की वैल्यू चेक करेंगे। ओके, तो अब हम बटन चेक कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जब बटन दबे तो क्या हो। बटन दबे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपकी, मैंने आपको बताया था कि आपके फॉर्म में HTML फॉर्म में जितनी वैल्यूज होती हैं उनको गेट करना होता है। तो इस वक्त एक ही वैल्यू है इस टेक्स्ट फील्ड में जो पड़ी है, उसको हमने गेट करना है। तो हमें एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर नाम, और उसमें मैं पोस्ट करता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, एंड मैं पोस्ट करता हूँ उसमें नम की वैल्यू। ये तो हमारी वैल्यू आ गई। ओके व्यूअर्स, तो ये तो हमारा डॉलर नाम था। अब हमने एक लूप का वेरिएबल लेना है। लूप के वेरिएबल लेने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ इसको डिफाइन कर लें तब भी चलेगा, और अगर आप फॉर लूप लगाते हैं और फॉर के बीच में भी आप $i इस तरह लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करवाना है, 1 से। तो हम लिखेंगे $i इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन 1 से होगी, और 10 तक जाना चाहिए। तो $i इज लेस देन इक्वल टू 10, एंड किस हिसाब से जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ये 1 1 का इंक्रीमेंट, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड सो ऑन। तो इसलिए हम $i ++ लिखेंगे, और फॉर की भी अपनी बॉडी होती है तो इसलिए उसकी ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और इसमें हमने इको करवाना है
डॉलर आई, क्योंकि वैल्यू जो है वो डॉलर आई की चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल नम का तो कोई फ़ायदा नहीं है। नम तो चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, फ़िलहाल आपको सिंपल प्रोग्राम बताता हूँ, उसके बाद हम नम पे आते हैं। फ़िलहाल आपको जस्ट ये बता दूँ कि फॉर लूप वर्क कैसे करती है। ओके व्यूअर्स, तो ये फॉर हमने किया, इसको इको कर दिया। चले अब हम इस प्रोग्राम को चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम नम पे आते हैं कि हम फॉर की कंडीशंस को अपने हिसाब से कैसे, मतलब यूज़र को कैसे हैंड ओवर करते हैं अपनी कंडीशंस। तो लोकल हॉस्ट /php1/for.php। ओके, तो ये उसने नंबर का, ये फिलहाल हमारी वर्किंग फील्ड नहीं है क्योंकि हमने इसका कोई फंक्शन नहीं डाला। जस्ट काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखें हमने काउंट किया। ओके, तो उसने मुझे कहा कि एंड नम एंड काउंट इक्वल टू काउंट। इट मीन्स कि हमारी काउंट की वैल्यू फिलहाल काउंट नहीं हुई। तो हम इस तरह करते हैं, फिलहाल हम इस डॉलर नम को जो है इसको और इस टेक्स्ट को हम कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि व्यूज़ आपको एक और बात बता दूं कि आप जब भी किसी चीज़ को, आपका कोड गलत होता है तो हम उस चीज़ को कमेंट कर देते हैं। ओके व्यूअर्स, तो हम फिलहाल हम जस्ट बटन पे काम कर रहे हैं, तो हमने बटन को कमेंट नहीं किया। तो अब हम अगेन इस फॉर्म को लोड करते हैं और व्यूअर्स हमारी एक और गलती, एट्रीब्यूट जो है वो रेड हो जाता है। तो ये एक तो हमारी गलती इसमें थी पोस्ट की। ओके, तो अब हम अपने प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं और काउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमारी पूरी काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इसको मैं फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 5 कर देता हूँ। तो इस तरह ये थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो अब हम इसको अगेन लोड करते हैं। तो ये देखें ये आपकी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट होगी और एक एक इंक्रीमेंट से होगी। ये तो था फॉर लूप का काम। अब तो व्यूअर्स ये तो 10 तक प्रिंट हुई है। अब हम यूज़र से पूछना चाहते हैं कि यूज़र कहाँ तक प्रिंट करेगा, क्योंकि यूज़र को हमेशा अपनी तरफ से हमने यूज़र को फैसिलिटेट करना होता है। तो इसलिए हम मैक्सिमम चीज़ें यूज़र पे छोड़ते हैं। बहुत कम चीज़ें जो हम कोडिंग में मैनुअल करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें यूज़र देता है हमें। इस तरह यूज़र फैसिलिटेट होता है और उसको मैक्सिमम ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम इसलिए एक इंटर नंबर लेंगे, या इसको आप इंटर लिमिट भी कर सकते हो कि लिमिट हम यूज़र से लेना चाहते हैं कि कहाँ तक तुमने काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो डॉलर नम में हम वो लिमिट स्टोर करवाते हैं। तो हमने डॉलर नम में लिमिट स्टोर करवा ली। अब क्योंकि इस लिमिट तक हमने लूप को चलाना है, मतलब हम चाहते हैं कि जो लिमिट यूज़र दे वहाँ तक लूप आइटरेट करे, तो ये बात आपकी कंडीशन पे आती है। तो डॉलर आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखा। 10 तो हमारी प्री डिफाइंड कंडीशन थी। अब हमने यूज़र से कंडीशन ली है, तो इसलिए हम वो जो कंडीशन हमने जिस वेरिएबल में स्टोर करवाई है हम वो वेरिएबल यहाँ लिख देंगे। तो क्या होगा, इसमें जो वैल्यू भी यूज़र देगा वहाँ तक ये लूप चलेगी, उससे आगे नहीं चलेगी। अब हम इसी प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं और ये लिमिट आ रही है। अब मैं लिमिट लेट से यहाँ 3 लिखता हूँ, तो मैं काउंट करूँगा तो ये जस्ट 3 तक चलेगी। अब इधर ही मैं अगर 100 लिखता हूँ तो मेरी ये काउंट करूँगा तो ये मेरी काउंटिंग 100 तक जाएगी। इसी तरह लेट से मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो 4 तक जाएगी। आप 10 लिखते हैं तो 10 तक जाएगी। अब क्या हो रहा है, आपका वो जो लूप है वो कंट्रोल हो रहा है यूज़र के थ्रू। तो ये था व्यूअर्स फॉर लूप। और फॉर लूप का चलें हम एक और प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें प्रोसेस भी हो जाएगा, वो है टेबल का प्रोग्राम। लेट से हमें टेबल का प्रोग्राम लेते हैं, उसमें हम यहाँ इंटर टेबल नंबर कर लेते हैं और इसको हम टेबल कर लेते हैं नेम इसका। ओके व्यूअर्स, इसमें जो यूज़र नंबर देगा उस नंबर का हम टेबल प्रिंट करवाएंगे। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हमने काउंट तो ले लिया, यहाँ इस सेट का बटन चेक कर लिया और डॉलर नम के बीच में हम जो है टेबल की वैल्यू ले लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, फॉर डॉलर आई इक्वल टू 1 एंड डॉलर आई लेस दैन इक्वल टू 10, क्योंकि मैक्सिमम टेबल 10 तक ही प्रिंट किया जाता है। और टेबल आपको पता है कि 2 1 2 2 2 4, लेट से हम 2 का टेबल अगर लेते हैं तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6। अगर आप ये देखें तो इसमें 1 2 3 ये इंक्रीमेंट हो रहा है 1 1 का, और जो पीछे 2 है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसलिए जो 2 वैल्यू कांस्टेंट है वो तो यूज़र ने दी होगी, तो वो हमने डॉलर नम में स्टोर करवा ली। और एक वैल्यू जो आई से आइट्रेट हो रही है और हम इन दोनों को बार बार मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्योंकि व्यूअर्स ये काम आपने बार बार करवाना है तो आप इसको लूप की बॉडी में लिखेंगे तो तब ये आइट्रेट होगी। तो हम इधर प्रोसेस के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू डॉलर नम स्टैटिक डॉलर आई। अब व्यूअर्स क्या होगा, अगर हम बैक एंड वर्किंग देखें फर्स्ट ऑफ ऑल,
और इधर हम थोड़ा सा सिंटैक्स बना देते हैं टेबल जैसा, क्योंकि हम टेबल में अगर आप देखें तो कोई भी आपकी जो यूजर ने वैल्यू दी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आती है। लेट्स से 2 अगर उसने कहा है तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ये जहाँ तक चलती है। पीछे उसकी जो वैल्यूज हैं वो 2 2 कांस्टेंट आ रहा है, तो 2 हमारा डॉलर नम में पड़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे डॉलर नम। उसके बाद टेबल का फॉर्मेट बनाने के लिए आगे मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो मल्टीप्लाई तो स्टैटिक होता है लेकिन पीएचपी में, तो इसलिए हम एक्स डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। और एक्स के बाद अब हम आगे लिखते हैं अपनी वो वैल्यू जो हमारी चेंज होती रहेगी। डॉलर आई की वैल्यू है जो कि चेंज होती रहेगी, मतलब डॉलर नम में 2 ही पड़ा रहेगा, ये आगे चेंज होती रहेगी। पहले लेट से यहाँ इस वक्त डॉलर नम में वैल्यू 2 पड़ी है और ये फिर इस तरह प्रिंट होगा, एक्स इसी तरह प्रिंट होगा। एंड उसके बाद डॉलर आई में फर्स्ट वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। तो ये देखें ये इसका टेबल फॉर्मेट बनेगा। और उसके बाद इक्वल टू आता है और इक्वल टू के बाद आगे रिजल्ट आता है, और जो रिजल्ट आएगा वो हम इन दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके डालेंगे। तो जब हम इन दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं उसका आंसर हम इस रिजल्ट के वेरिएबल में डाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे इक्वल टू डॉलर रिजल्ट। ओके व्यूअर्स, तो अब क्या होगा कि लूप चलेगी। लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल जब फॉर्म आएगा यूज़र की लिमिट दी की, वो लिमिट जो है टेबल जो देगा वो इस डॉलर नाम में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो जब वो टेबल की लिमिट यहाँ डॉलर नाम में स्टोर होगी उसके बाद लूप आएगा। डॉलर आई जो है आपका 1 से इनिशियलाइज होगा, उसी तरह कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी नीचे आएगा, नीचे आके उसको डॉलर रिजल्ट में आगे नाम की वैल्यू जो यूज़र ने दी होगी वो पड़ी होगी, और डॉलर आई में हमारी पहली वैल्यू जो कि इस वक्त इनिशियलाइजेशन 1 से हुई है वो रखेंगे। तो इधर यूज़र ने अगर 2 दिया तो 2 पड़ी होगी, और स्टैटिक की मदद से, स्टैटिक ऑपरेटर की मदद से जो है इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे और उनका जो आंसर आएगा वो आपका इस रिजल्ट में चला जाएगा, और वही चीज़ आपकी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब क्योंकि ये लूप 10 टाइम्स चलेगा तो ये आपकी इको की स्टेटमेंट भी 10 टाइम चलेगी, क्योंकि लूप की बॉडी के बीच में है। तो इस तरह से हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स के हमने ये कहा उसने टेबल नंबर का, हमने लेट से 4 का टेबल का काउंट करते हैं हम। तो ये देखें उसने 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और ये सब कुछ दिया हुआ है। 10 तक उसने टेबल प्रिंट किया, लेकिन ये आपको ऐसा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने ब्रेक का टैग नहीं लगाया। ये तो इको की स्टेटमेंट तो बिल्कुल सीधी प्रिंट करवा रही है। हम चाहते हैं कि इको की स्टेटमेंट में थोड़ा सा अगर गैप आए तो हम इससे पहले ब्रेक का टैग लगाते थे, तो HTML का टैग है आपको पता है। और अब ये देखें अब आपका यही टेबल लेट से 5 हम प्रिंट करते हैं। तो ये देखें ये अब आपका इस फॉर्म में प्रिंट होगा। तो ये देखें 5 वो वैल्यू है जो यूज़र ने दी है और ये कांस्टेंट चली आ रही है सेम, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वही काउंटिंग नंबर है, और ये डॉलर आई की मदद से आ रहे हैं, लूप की मदद से। ये वो वेरिएबल डॉलर आई है जो चेंज हो रहा है, और जो जो आंसर्स है वो मल्टीप्लाई हो के आगे उनके जो रिजल्ट्स हैं वो डॉलर रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर होते जा रहे हैं और आपको शो होते जा रहे हैं। तो ये था व्यूअर्स टेबल का प्रोग्राम, और इसी को कहते हैं फॉर लूप। आगे आते हैं हम अपने वाइल लूप की तरफ। तो व्यूअर्स वाइल लूप का सिंटैक्स ये होता है वाइल ब्रैकेट कंडीशन, एंड कंडीशन के बाद आपकी आती है ब्रैकेट जिसमें होती है जिसको आप कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। ओके व्यूअर्स, तो ये वाइल होती है और इसमें जो कंडीशन होती है व्यूअर्स, ये तो कंडीशन तो वाइल के साथ आती है। अब देखें इसमें जैसे फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपके उसके साथ चलता था लूप के साथ, तो इसमें इस तरह नहीं है। इसमें वाइल में अगर आपको कोई चीज़ इनिशियलाइज करानी है तो आपको वाइल की लूप लगाने से पहले वो चीज़ इनिशियलाइज करानी पड़ेगी। जैसे डॉलर आई इक्वल टू 1 अगर आपने इनिशियलाइज करना है वो आपको पहले करवाना पड़ेगा। कंडीशन आपकी बॉडी के साथ आ जाएगी, मतलब अगर वही टेबल प्रोग्राम हम देखें तो डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन आ गई इसकी। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम है वो है आपकी इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट आपका बॉडी के बीच में होता है, खुद आप लिखते हैं डॉलर आई प्लस प्लस और ऐसे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं व्यूअर्स वाइल लूप। अब आती है हमारी डू वाइल लूप। ये जैसे आपको इसका सिंटैक्स आना चाहिए, सिंटैक्स इसका होता है वाइल और ब्रैकेट में आपकी आती है कंडीशन, कंडीशन आती है और कंडीशन के बाद आगे उसकी लूप होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप चल पड़ती है और सॉरी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, और अगर लूप कंडीशन फॉल्स हो तो लूप नहीं चलती। इसी तरह आती है डू वाइल लूप। व्यूअर्स ये तो आप देखें कि वाइल की कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक होगी, अगर एक टाइम भी कंडीशन ट्रू हुई तो तब लूप चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और अगर फर्स्ट टाइम यूजर गलत वैल्यू दे देता है, कंडीशन फॉल्स है, तो लूप एक बार भी नहीं चलेगी। अब कभी कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमने एक बार वैल्यू गलत देकर भी एक बार वार्निंग देनी होती है और लूप चलवानी होती है, तो उसके लिए हम डू वाइल यूज करते हैं। डू में ये होता है कि पहले आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट कंडीशन चेक, उसकी जो फर्स्ट आइट्रेशन होती है वो विदाउट कंडीशन चेक होती है, और उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन से उसकी कंडीशन चेक होना शुरू हो जाती है। मीन्स के डू और इधर ये इसकी बॉडी है
और बॉडी में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेशक यूज़र कंडीशन रॉन्ग दे या ट्रू दे, एक बार लूप ज़रूर एग्जीक्यूट होगी, वन टाइम उसकी आइट्रेशन ज़रूर होगी, और वन टाइम के बाद नेक्स्ट टाइम हर बार वो कंडीशन चेक करता रहेगा और उसके मुताबिक आपकी लूप आइट्रेट करेगा। तो जनरली अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वाइल लूप की जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी जो आइट्रेशन है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस वाइल और फॉर की जो है वो 0 होती हैं, और डू वाइल की मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस 1 होती हैं। तो व्यूअर्स ये था आपका वाइल, डू वाइल लूप और उसका सिंटैक्स। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको प्री डिफाइंड वेरिएबल फंक्शंस के बारे में बता दूं पीएचपी के। तो व्यूअर्स जो पीएचपी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्री डिफाइंड फंक्शन है इस वक्त जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा पीएचपी में, वो होता है आपका 2-3 पेजेस, मतलब लेट्स से यहाँ 3 पेजेस हमने बनाए हैं। एक हमने लेट्स से मैं इधर एक फॉर का पेज बनाता हूँ, कि हमने एक फॉर का पेज बनाया हुआ है और इस पेज में हमने ये क्या किया हुआ है, ये पूरा टेबल का प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट चलते हैं, मैं एक और पेज बनाता हूँ जिसमें HTML और जस्ट इसको लिखता हूँ दिस इज़ माय सेकंड पेज। जस्ट हमने एक वो करना है, अपनी चेक करनी है कि हमारी कोडिंग कैसे वर्क करती है। टाइटल इसका मैं दे देता हूँ सेकंड पेज, और इसके बाद मैं ये हमारा हेड हो गया, और हेड में हमारा टाइटल आ गया, और टाइटल के बाद आपका बॉडी, और बॉडी में आपका सेंटर, एंड सेंटर में आ गया आपका हेडिंग दे देता हूँ लेट्स से मैं कि दिस इज सेकंड पेज, क्योंकि हमने जस्ट कोडिंग का सिनेरियो चेक करना है कि कोडिंग कैसे वर्क करती है। और ये मेरी बॉडी क्लोज हो गई, यहाँ मेरा सेंटर, एंड सेंटर के बाद ये मेरा HTML। ये हमारा दूसरा पेज बन गया, और इसको मैं कहता हूँ 2nd.php, second.php। ओके, तो ये हमारे एक पेज ये स्टोर हो गया, एक पेज फॉर के नाम से हो गया, ठीक है, और एक पेज हमारा इंडेक्स पेज, ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम इंडेक्स पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखते, इंडेक्स को खाली रखते हैं। ओके व्यूअर्स, तो अब देखें, अब हम इंडेक्स को php1/index.php लिखता हूँ तो ये ब्लैंक आएगा क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं है। अब बजाय इसके कि हम ये फॉर और सेकंड PHP की पूरी कोडिंग ये कॉपी करें और इस इंडेक्स में पेज इसको हम पेस्ट करें तो यह तब वर्क करे, तो हम इस तरह करते हैं। हम एक PHP का प्री डिफाइंड फंक्शन है इंक्लूड, INCLUD, इंक्लूड, एंड इंक्लूड के बाद आगे ब्रैकेट क्योंकि फंक्शन है, और इसका सिंटैक्स ये है। ये व्यूअर्स इंक्लूड का सिंटैक्स है, और ये जो आपका सिंटैक्स है इसमें आप देखें, इस इंक्लूड के इस ब्रैकेट के बीच में, डबल कोट्स के बीच में, आप जो पेज का नाम लिखते हैं उस पेज की कोडिंग कॉपी होके आपकी इस पे आ जाती है। मीन्स कि जस्ट एक लाइन ऑफ कोड से, जस्ट वन स्टेटमेंट से आपकी पूरी कोडिंग कॉपी हो जाती है, जितनी मर्जी बड़ी कोडिंग हो, और इसके थ्रू जो है आपका वर्क हो जाता है, आपका पूरा कोड जो है वो कॉपी हो जाता है। तो इसलिए हम इसको इंक्लूड कहते हैं। तो ये तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है इंक्लूड का, यही काम करना। तो हम जस्ट पेज का नाम इंक्लूड कराते हैं। लेट्स से अभी इंडेक्स पेज पे मैं फॉर की पूरी कोडिंग, ये जितनी आपको कोडिंग नज़र आ रही है 19 लाइन्स की, ये मैं पूरी कॉपी करना चाहता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से कॉपी करके इसको इंडेक्स पे पेस्ट करूँ और गन डले या कोड डुप्लीकेशन एप्लीकेशन हो, तो इससे बहुत बेस्ट है कि हम इधर उस पेज का नाम लिखें for.php। जस्ट for.php हमने इंक्लूड किया, इसको सेव किया। ओके, तो हमने जस्ट ये एक लाइन ऑफ कोड लिखा और ये देखें ये पूरी कोडिंग आपकी कॉपी हो गई है यहाँ। अब आप जो टेबल लिखेंगे उसकी टेबल पूरा उस तरह वर्क करेगा, लेकिन इंडेक्स पेज पे। हालांकि जस्ट हमने यहाँ एक लाइन इंक्लूड कराई है, कोडिंग कहीं पीछे पड़ी है। तो ये था इंक्लूड का फंक्शन। अब ये डायरेक्टरी स्विचिंग क्या होती है कि लेट्स से कि आपका ये फॉर का जो पेज है ये आपका अंदर पड़ा है, किसी फॉर के फोल्डर के बीच में पड़ा है। तो जिस पेज में आप कोडिंग कर रहे होते हैं, मतलब जिस पेज में आप इंक्लूड का फंक्शन यूज़ करते हैं, वो अपनी उसी प्रेजेंट डायरेक्टरी में चेक करता है। मतलब अभी आप इंडेक्स में कोडिंग कर रहे हैं तो वो इसी डायरेक्टरी में चेक करेगा कि कहाँ है फॉर। अगर इसको यहाँ कहीं फॉर का नहीं मिलेगा तो वो आपको एरर दे देगा। जैसे कि अब हमने इसको फॉर में मूव कर दिया, अब आप इसको रीलोड करें तो वो एरर देगा हमें कि मुझे कोई ऐसी फाइल डायरेक्टरी नहीं मिली है। देखें, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन index.php, क्योंकि उसने इसी डायरेक्टरी में देखा। और जो फॉर का हमारा पेज है वो हम फॉर के फोल्डर के बीच में लेके जा चुके हैं। तो फिर हमें इस इंक्लूड के बीच में अब उसका पूरा एड्रेस देना पड़ेगा कि for.php जो है हमारा फॉर के फोल्डर में पड़ा है। और जब आप फॉर या कोई भी नेम लिख के आगे स्लैश डाल देते हैं, इट मीन्स कि उसके आगे वाली चीज़ फाइल है और उसके पीछे फोल्डर है।
तो अब आपने for/for.php लिखा तो अब इंक्लूड को पता चलेगा कि मैंने इस डायरेक्टरी में नहीं बल्कि किसी फॉर फोल्डर के बीच में जाना है और उसके बीच में से चेक करना है कि कहाँ वो फाइल पड़ी है। अब वो क्या करेगा, इंडेक्स से निकलेगा, फॉर में जाएगा एंड फॉर में से ये इसकी कोडिंग उठाएगा और वापस उसको इंडेक्स पे लेके आके आपको प्रिंट करवाएगा। और ये काम आपका, अब जब आप इसको रीलोड करेंगे ये देखें ये अगेन आपका उसी तरह टेबल वर्किंग में आ गया। अब व्यूअर्स कभी अगर इस तरह होता है कि आप इस डायरेक्टरी में और आपकी जो लेट्स से कि मेरी ये डायरेक्टरी इंडेक्स के फोल्डर के बीच में मेरी ये इंडेक्स की डायरेक्टरी पड़ी है। ओके, तो इस फॉर को मैं फ़िलहाल बाहर रखता हूँ, इस फॉर को मैंने यहाँ रख दिया। ओके, तो अब देखें, अब ये इंडेक्स की मेरी यहाँ पड़ी है डायरेक्टरी और जब मैं कोडिंग इसमें कर रहा हूँ तो वो इसी प्रेजेंट डायरेक्टरी में देखेगा और इस डायरेक्टरी में उसको फॉर नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो फॉर का है फोल्डर वो तो बैक करने से, मतलब आपने बैक किया तो बैक में आपको फॉर का फोल्डर नज़र आ रहा है, सॉरी फॉर की फाइल है जो कि इंडेक्स से बैक करने पे। तो जब आपने व्यूअर्स बैक करना होता है, जैसे कि अभी आप इंडेक्स में हैं, अब आपने यहाँ से बैक करेंगे तो आपको फॉर की फाइल नज़र आएगी। तो जब आपने बैक करना है तो आपने क्या करना है कि आपने इसी फाइल को, जो फाइल है जिसमें आप इंक्लूड कर रहे हो, आप उस फाइल से पहले डॉट डॉट, दो बार डॉट और स्लैश लगाओगे। वन डॉट का मतलब होता है प्रेजेंट डायरेक्टरी और डबल डॉट का मतलब होता है बैक करो नेक्स्ट डायरेक्टरी में, बैक करो। अब क्या होगा, अब ये इंडेक्स जिस फाइल में पड़ा है उससे एक बैक जाएगा और वहां जाके ढूंढेगा for.php आपकी किधर पड़ी है। अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब हमें index.index/index.php। ओके, ये देखें आपका अगेन वो फॉर का टेबल शो हो गया। अब लेट्स से कि आपका जो इंडेक्स है वो यहीं पड़ा है और फॉर बैक करके फिर फॉर के फोल्डर में कहीं पड़ा है। मीन्स कि एक बार इसको बैक करना है और एक बार जब पिछली डायरेक्टरी में वापस इसको किसी फोल्डर के बीच में जाना है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट बैक करेंगे एक बार, या आपने बैक की एक कमांड अप्लाई की और उसके बाद आपने लिखा /for। अब वो बैक करके उस प्रेजेंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा फॉर का फोल्डर किधर और उसके बीच में for.php। और इस तरह भी आपका ये जो है फोल्डर, ये देखें आपका अगेन वही टेबल आपका वर्क कर रहा है, ये देखें। ठीक है व्यवस्था, तो ये था हमारा डायरेक्टरी स्विचिंग। और वो अब हमारा एक नेक्स्ट जो प्री डिफाइंड वेरिएबल सॉरी फंक्शन है पीएचपी में, वो है रीडायरेक्शन का। उसको कहते हैं आप हेडर, उसका सिंटैक्स है हेडर और लोकेशन कॉलन page.php। ओके व्यूअर्स, तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ को रीडायरेक्ट करना हो किसी पेज पे। तो ये PHP का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है और इसमें लोकेशन के आगे जो पेज का नाम लिखा होता है ये उस पेज पे रीडायरेक्ट करता है। लेट्स से कि अभी index.php पे मैं एको करवाता हूँ एक हाइपरलिंक AHREF, और बल्कि AHREF नहीं, मैं इधर एक बटन इको करवाता हूँ ऊपर HTML में। फॉर्म मेथड इक्वल टू हमारा पोस्ट है और फॉर्म में हमने जस्ट एक लगाना है बटन। ओके, तो इधर मैं एक बटन लगाता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और नेम में इसका रख देता हूँ रीडायरेक्ट। और वैल्यू में इसको दे देता हूँ रीडायरेक्ट। ओके, तो ये हमारा एक बटन लग गया और इस बटन को अब मैं इधर इसी तरह बटन चेक करूँगा। इफ़ इस सेट के अगर वो बटन प्रेस हो तो क्या करो आप, हेडर लोकेशन मीन्स के पेज को रीडायरेक्ट कर दो किस पे, लेट्स से for.php पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। ये चलो हम इस बटन को वैल्यू टेबल दे देते हैं, टेबल का प्रोग्राम। जब ये टेबल का बटन क्लिक हो तो आपका टेबल के प्रोग्राम वो जो हमारा फॉर पे पड़ा है तो ये फॉर पे चला जाए। तो इस सेट के बीच में मैं उस तरह सुपर ग्लोबल वेरिएबल लगाऊंगा $_पोस्ट और इसको मैं लिखूंगा यहाँ टेबल और सॉरी रीडायरेक्ट। अब क्या होगा कि वो बटन चेक करेगा और बटन चेक करने के बाद आपको उस टेबल को रीडायरेक्ट करेगा इस हेडर का फंक्शन यूज़ करते हुए। देखिए टेबल का बटन है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें ये for.php पे चला गया। लेकिन इसने एरर इसलिए दिया क्योंकि इंडेक्स की डायरेक्टरी में कहीं भी फॉर नहीं पड़ी।
तो हम यहाँ से इस फॉर के इसको कोड को कॉपी करते हैं और इसी डायरेक्टरी में डालते हैं ताकि वर्किंग कर जाए, क्योंकि डायरेक्टरी स्विचिंग अब तो आपको आ गई है। ओके, अब आप इसको चेक करें तो ये आ गया। अब आप अगेन टेबल के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें इसने रीडायरेक्ट कर दिया for डॉट पी पे। तो ये आपका हेडर लोकेशन इंडेक्स डॉट पी या कोई भी आप यूज़ करते हैं, ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है रीडायरेक्टिंग के लिए। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट 2 क्लासेस में इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करेंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो मायस्क्यूएल की हैं। इससे रिलेटेड अभी तक आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इशू हो तो आप मुझे फेसबुक या स्काइप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड, इसके अलावा अगर आपको आईटी की कोई भी प्रॉब्लम है, आईटी से रिलेटेड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।